बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो स्टार्ट करते हैं गज़नवी दौरे हुकूमत को। गज़नवी दौरे हुकूमत। अगर हम गज़नवी दौरे हुकूमत की बात करें तो गज़नवी दौरे हुकूमत जो है वो स्टार्ट होते हैं 977 से लेके 1186 AD तक। ये गज़नवी दौरे हुकूमत है। सब कॉन्टिनेंट में दूसरी जो हुकूमत स्टार्ट की थी वो गज़नवी दौरे हुकूमत में हुई थी। कब हुई थी? 1977 से लेके 1186 तक जो है वो दौरे हुकूमत जो था वो गज़नवी दौरे हुकूमत था। तो गज़नवी दौरे हुकूमत के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हम नक्शा ड्रा कर लेते हैं, मैप। अगर यहाँ पे देखें तो ये जो है अफ़गानिस्तान है। यहाँ पे अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ यहाँ पे अगर हम देखें ये इंडिया है। तो यहाँ पे जो है वो सेंट्रल एशिया बना लेते हैं हम, सेंट्रल एशिया। ये बन गया नक्शा। अगर इस नक्शे को देखें तो यहाँ पे है अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में यहाँ पे जो है वो काबुल है। काबुल के साथ यहाँ पे देखें तो ये गजनी है। यहाँ पे देखें तो ये गौरी है। ये पाकिस्तान है तो यहाँ पे जो है हम बना लेते हैं लाहौर। यहाँ पे जो है वो पेशावर। यहाँ की बात करें तो ये मुल्तान। यहाँ पे जो है वो दर्राए खैबर है। यहाँ पे हम बात करें तो ये इंडिया। यहाँ पे थोड़ा सा हम बना लेते हैं ये गुजरात है। अगर हम इन कंट्रीज़ की बात करें तो ये 5 जो कंट्रीज़ हैं इनको हम सेंट्रल एशिया कंट्रीज़ भी कहते हैं। ठीक है, इनके नाम अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये ताजिकिस्तान। यहाँ पे अगर देखें तो ये उज़्बेकिस्तान। यहाँ पे देखें अगर तो कज़ाकिस्तान, कज़ाकिस्तान। यहाँ पे देखें तो ये तुर्कमानिस्तान, तुर्कमानिस्तान। हाँ, ये जो है नक्शा बन चुका है हमारा गज़नवी दौरे हुकूमत के लिए। तो ये है अफ़गानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये इंडिया। यहाँ पे देखें तो ये जो जितनी भी कंट्रीज़ मैंने यहाँ पे ब्लैक मार्कर के साथ बनाई हुई है इनको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल एशिया या सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ इनको हम लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ भी कहते हैं। इनमें सबसे जो बड़ी है या लार्जेस्ट है, ये भी पीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो उसमें लार्जेस्ट जो है वो कजाकिस्तान है। ठीक है, और इसमें अगर हम देखें ये वाली कंट्री उज़्बेकिस्तान, तो इसको हम जो है वो डबल लैंडलॉक्ड कंट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल
लैंड लॉक्ड कंट्री। अब डबल लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब क्या है? पहले लैंड लॉक्ड कंट्री समझ लें। लैंड लॉक्ड कंट्रीज वो कंट्रीज होती हैं जिनके साथ कोस्ट लाइन नहीं लगती, मतलब ये कह लें कि साहल नहीं लगता। तो ये जो है वो अज़्बकिस्तान डबल लैंड लॉक्ड इस वजह से है क्योंकि अफ़गानिस्तान भी लैंड लॉक्ड है इसके इर्द गिर्द, और ये इस वजह से जो है वो डबल लैंड लॉक्ड हो जाती है। तो ये था नक्शा। यहाँ से अब हम जो है वो गजनवी दौर हुकूमत को जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो गजनवी दौर हुकूमत का थोड़ा रिपीट कर दूँ, 977 से स्टार्ट होता है, 1186 एडी तक जो है इनका टर्नओवर चलता है गजनवी दौर हुकूमत का। अगर हम गजनवी दौर हुकूमत की बात करें तो यहाँ पे एक इलाका था जिस इलाके का नाम था खरासान। अब खरासान क्या है? खरासान का इलाका जो है इसमें दो कंट्रीज आती थी। कौन कौन सी? एक किर्गिस्तान और दूसरी कंट्री जो है इसमें अज़्बकिस्तान आती है। इसको हम क्या बोलते थे? खरासान। तो खरासान का एक जर्नैल था। क्या था? जर्नैल। उसका एक जर्नैल जो है वो बगावत करता है और यहाँ पे किर्गिस्तान में अपनी हुकूमत कायम कर लेता है। किर्गिस्तान में अपनी हुकूमत कायम कर लेता है यहाँ पे जाके। तो यहाँ पे आता है वो, ठीक है। यहाँ पे आके जो है इसका एक जर्नैल जो अपनी क्या कर लेता है? हुकूमत कायम कर लेता है। उस जर्नैल का जो नाम था उसको देखते हैं, तो उस जर्नैल का नाम था अल पतगीन। क्या है? अल पतगीन। अल्पतगीन जो है यहाँ पे किर्गिस्तान में जो है वो अपनी हुकूमत जो है वो संभाल लेता है। जो अल्पतगीन था उसकी अपनी कोई भी औलाद नहीं थी। इसकी औलाद नहीं थी। अगर इसकी औलाद नहीं थी, औलाद नहीं थी का मतलब ये है कि इसका बेटा कोई नहीं था, तो इसने एक गुलाम खरीदा। ठीक है। तो जो इसने गुलाम खरीदा उसका नाम जो था वो क्या था? सब सब तगीन। सब तगीन ये गुलाम। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन जो है वो बनता है पीपीएससी के हवाले से। जो सप्तगैन था वो फर्स्ट फर्स्ट तुर्कश रूलर था। क्योंकि ये सप्तगैन था ये तुर्कश था, इस वजह से हम कहते हैं कि ये फर्स्ट तुर्कश रूलर जो है वो कौन था? सप्तगैन था। दोबारा थोड़ा रिपीट कर दूं, उनका इलाका क्या था? खरासान। खरासान में क्या आता है? किर्गिस्तान और अज़्बकिस्तान। तो उसका एक जर्नैल था जो बगावत करता है और किर्गिस्तान में जाके अपनी एक हुकूमत संभाल लेता है। उसका नाम क्या था? अल्पतगीन। अल्पतगीन की अपनी कोई औलाद नहीं थी, उसका एक गुलाम था जिसका नाम क्या था? सप्तगैन था। वो फर्स्ट तुर्कश रूलर है। और अल्पतगीन जो है इसका वो दामाद भी था, ये सप्तगैन, ये भी आपने याद रखना है, ये इसका क्या है? दामाद भी है। अब सप्तगैन जो है ये हुकूमत संभाल लेता है कहाँ पे? किर्गिस्तान में। अब ये किर्गिस्तान से चलते हैं यहाँ से और यहाँ गजनी तक, किर्गिस्तान से लेके गजनी तक जो है वो सप्तगैन जो है वो अपनी हुकूमत संभाल लेता है। कब? 1977 में किर्गिस्तान से गजनी तक जो है इसकी हुकूमत होती है। और इसको गजनी का नाम या गजनवी दौर हुकूमत का नाम क्यों देता है? क्योंकि इसके यहाँ 1971 में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम क्या होता है? महमूद गजनवी।
तो महमूद गजनवी जो था कब पैदा हुआ? 1971 में। और इसने 1977 में जो है वो गजनी को फतह किया था। इस वजह से यहाँ पे इसने गजनवी दौरे हुकूमत की बुनियाद रखी। अब इसका याद रखना है कि ये 1971 में पैदा हुआ है और 1030 में ये क्या करता है? वफात पाता है। एक दफ़ा रिपीट कर दूं, अल्पतगैन की कोई भी अपनी औलाद नहीं थी। उसका एक गुलाम था जिसका नाम क्या था? सब्तगैन था। वो फर्स्ट तुर्कश लीडर था। उसने 1977 में गजनी पे जो है वो हमला करके यहाँ की हुकूमत भी संभाल लेता है। और 1971 में उसके यहाँ एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम क्या होता है? महमूद गजनवी, जिसकी वजह से वो गजनवी दौरे हुकूमत की क्या करता है? बुनियाद रखता है। उसी दौरे हुकूमत में लाहौर से, यहाँ से लाहौर से पेशावर तक किसकी हुकूमत होती है? वो भी याद रखना है आपने। लाहौर से पेशावर तक जो है इसकी हुकूमत होती है राजा जयपाल की। राजा जयपाल जो है वो 1977 में कहाँ का हुक्मरान होता है? लाहौर से पेशावर तक का जो है वो हुक्मरान होता है। यहाँ तक जो है एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। महमूद गजनवी कब पैदा हुआ? 1971 में और 1030 तक उसकी जो है वो एज है। 1977 में सप्तगीन की हुकूमत करगस्तान से लेके गजनी तक होती है और उसी वक्त जो है 1977 में लाहौर से पेशावर तक इसकी हुकूमत होती है राजा जयपाल की। अब जो है हम आगे चलते हैं। अब राजा जयपाल क्या करता है? यहाँ से लाहौर से पेशावर तक तो इसकी हुकूमत है। ये दर्रा खैबर को क्रॉस करता है और यहाँ पे क्या करता है? लूट मार करता है। ठीक है, क्या करता है? लूट मार करता है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि लाहौर से पेशावर इसकी हुकूमत होती है। कौन से रास्ते से वो दाखिल होता था? वो दर्रा खैबर, और यहाँ से लूट मार कर वापस वो लाहौर आ जाता था। अब जो है सप्तगैन, उसके कितने बेटे थे? इसके दो बेटे थे। एक का नाम क्या था? महमूद गजनवी। जो महमूद गजनवी है ये यहाँ पे क्या बनता है? रान बनता है। रान में एक इलाका है जिसका नाम क्या है? निशापुर। क्या नाम है उसका? निशापुर। महमूद गजनवी जो है वो निशापुर का हुक्मरान होता है। निशापुर। और इसका एक भाई था जिसका नाम क्या था? इस्माइल गजनवी। और इस्माइल गजनवी है, ये जो है वो गजनी का हुक्मरान होता है। यानी कि इस जगह का हुक्मरान कौन था? इस्माइल गजनवी। और निशापुर का हुक्मरान कौन था? महमूद गजनवी था। तो 1997 में सब्गतगीन की वफात हो जाती है। तो महमूद गजनवी जो है वो निशापुर से गजनी आता है और अपने भाई से जंग करता है। कब? 998 में। तो यहाँ पे जो है वो जंग करता है। ठीक है, और अपने भाई को क्या करता है? शिकस्त दे देता है। और 998 में जो है महमूद गजनवी जो है वो गजनी का हुक्मरान भी बन जाता है। ठीक है, एक दफा रिपीट करता हूँ। सब्तगैन के कितने बेटे थे? महमूद गजनी जो कि निशापुर का हुक्मरान था। दूसरा इस्माइल गजनी जो कि गजनी का हुक्मरान था।
997 में सब्तगैन जो है वो फात पा जाता है और 998 में महमूद गजनी गजनी पर हमला करता है और अपने भाई को शिकस्त दे के गजनी का भी जो है वो हुक्मरान कौन बन जाता है, महमूद गजनी। अब महमूद गजनवी जो है वो हमले शुरू कर देगा किसके ऊपर, सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। तो ये याद रखना है कि महमूद गजनवी जो था ये कितने हमले करता है, 17 हमले करता है। हम पढ़ने लगे हैं महमूद गजनवी को। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी जो है इसका दोबारा बता देता हूँ, 971 से लेके 1030, ये इसकी पैदाइश याद रखें, ये इसकी वफात याद रखें। महमूद गजनवी जो था वो अब बड़े सगीर पर कितने हमले करेगा, 17 हमले करेगा। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि महमूद गजनवी ने बड़े सगीर के ऊपर या सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कितने हमले किए, तो इसने कितने हमले किए, 17। सबसे पहला हमला पढ़ते हैं। पहला हमला जो था इसको हम बैटल ऑफ वाई हिंद भी कहते हैं, बैटल ऑफ वाई हिंद। अब ये बैटल ऑफ वाई हिंद होती कहाँ पे है, तो ये पेशावर में। कहाँ पे होती है, पेशावर में। इधर से महमूद गजनवी आता है, इधर से जो था राजा जयपाल पेशावर पहुंच जाता है। तो यहाँ पेशावर के इलाके में इसका पहला हमला होता है और यहाँ पे क्या होती है, बैटल ऑफ वाई हिंद होती है। और ये कब होती है बैटल ऑफ वाई हिंद, तो बैटल ऑफ वाई हिंद जो है वो 1001 में, 1001 में बैटल ऑफ वाई हिंद होती है। किन किन के दरमियान होती है, एक साइड पे क्या था, महमूद गजनवी था, और दूसरी साइड पे जो था वो राजा जयपाल, राजा जयपाल जो है इनके दरमियान क्या होती है, बैटल होती है। तो राजा जयपाल जो है इसको क्या होती है, इसमें शिकस्त होती है, क्या होती है, शिकस्त हो जाती है और ये वापस भाग जाता है, कहाँ पे, लाहौर में भाग आता है। लाहौर में भाग के आने के बाद ये अपनी हुकूमत जो है अपने बेटे आनंदपाल को सौंप देता है। ठीक है, एक दफा रिपीट कर देता हूँ कि महमूद गजनवी जो था उसने क्या किया, 17 हमले किए, किसके ऊपर, बरेसगीर के ऊपर। पहला उसका हमला था उसको हम बैटल ऑफ वाई हिंद कहते हैं या बैटल ऑफ वाई हिंद 1 कह रहे हैं। बैटल ऑफ वाई हिंद 1 कहाँ पे हुई, पेशावर में हुई। किसके दरमियान हुई, महमूद गजनवी 1001 में हमला करता है और दूसरी साइड पे कौन होता है, राजा जयपाल। तो राजा जयपाल को क्या होती है, शिकस्त, वह वापस कहाँ पे आ जाता है, लाहौर में, और आके अपने बेटे को हुकूमत सौंप देता है जिसका नाम क्या होता है, आनंदपाल होता है। उसके बेटे का नाम क्या है, आनंदपाल होता है, जो क्या बन जाता है, लाहौर का हुक्मरान बन जाता है। और ये क्या करता है, खुद राजा जयपाल एक दरख्त के नीचे खड़ा होता है और खुद को क्या कर लेता है, ये आग लगा लेता है और अपनी हुकूमत किसको सौंप देता है, ये अपनी हुकूमत अपने बेटे आनंदपाल को सौंप देता है। ये था पहला हमला इसका। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे हमले की। तो हम वो डिस्कस करेंगे जिनके बारे में पीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दूसरा हमला ये था कि इसने महमूद गजनवी और 1004 में ये क्या करता है, बठिंडा पे हमला करता है। 1004 में ये बठिंडा पर हमला करता है। ये जंग जो है
वो किन किन के दरमियान में हुई ये याद रखना है। 1004 में बठिंडा, कहाँ पे हमला करता है? बठिंडा में हमला करता है। एक साइड पे क्या होता है? महमूद गजनवी है, और दूसरी साइड पे जो है बाजीराव, बाजीराव। ये दूसरा हमला था इसका, 1004 में किया। किस इलाके में किया? बठिंडा के इलाके में, महमूद गजनवी और बाजीराव। तो इसमें महमूद गजनवी जो है ये फतह याब होता है, और बाजीराव जो है इसको शिकस्त होती है। उसके बाद जो है 1006 में ये मुल्तान को फतह करता है। मुल्तान में उस वक्त जो है वो कौन था बादशाह? तो याद रखना है, अबू अल फत्ताह। अबू अल फत्ताह जो है उस वक्त मुल्तान का बादशाह है, जिसको ये शिकस्त देता है। ये जंग कब होती है? 1006 में। तो ये मुल्तान को भी क्या कर देता है? फतह। पेशावर में इसने किसको फतह किया था? राजा जयपाल को। फिर बठिंडा में बाजीराव को शिकस्त दी। 1006 में जो है ये मुल्तान फतह करता है, और किसको शिकस्त देता है? अबू अल फतह को। अब 1008 में दोबारा जो है वो क्या होती है? बैटल ऑफ वाई हिंद। दोबारा क्या होती है? बैटल ऑफ वाई हिंद, जिसको बैटल ऑफ वाई हिंद 2 भी कहा जाता है। उसके बाद जो है इसका छठा हमला याद रखना है। छठा, ये छठा हमला था। ये कितना हमला था? छठा हमला था। 1009 में ये क्या करता है? सातवां। क्या करता है? ये सातवां, सातवां सेवंथ हमला करता है। कब करता है? 1009 में, जिसको बैटल ऑफ, ये अहम है, बैटल ऑफ कांगड़ भी कहा जाता है। बैटल ऑफ कांगड़ा, बैटल ऑफ कांगड़ा, इसको बैटल ऑफ कांगड़ा भी कहा जाता है। अब कांगड़ा जो है ये कहाँ पे है? ये कांगड़ा जो है ये हिमाचल प्रदेश, इसमें है हिमाचल प्रदेश में है। बैटल ऑफ कांगड़ा होती है। ये किस किस के दरमियान में होती है? एक महमूद गजनवी याद कर लें, और दूसरी साइड पे जो था वो जगदीश। दूसरी साइड पे कौन था? जगदीश चंद था। एक दफा रिपीट कर देता हूँ। बरसीर में महमूद गजनवी ने कितने हमले किए? 17 हमले किए। पहला कब किया? 1001 में, जिसमें इसने पेशावर के इलाके में राजा जयपाल को क्या की? शिकस्त दी। फिर 1004 में ये बठिंडा में हमला करता है, और बाजीराव को जो है वो क्या करता है? शिकस्त देता है। फिर 1006 में जो है ये मुल्तान, 1006 में क्या करता है? ये मुल्तान फतह करता है। किसको शिकस्त देता है? अबुल फतह को। फिर 1008 में बैटल ऑफ वाई हिंद 2 होती है, और ये इसका छठा हमला होता है। फिर 1009 में सातवां हमला करता है, बैटल ऑफ कांगड़ा कहा जाता है। कांगड़ा कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ये किसको शिकस्त देता है? जगदीश चंद को जो है ये शिकस्त देता है। अब इसके बाद हम लाहौर की फतह पढ़ेंगे। इसके बाद लाहौर, ये काफ़ी अहम है, पेपर में बार बार पूछा गया है कि लाहौर जो है इसने कब फतह किया था? तो लाहौर जो है ये फतह करता है 1021 में। लाहौर को फतह करता है कब? 1021 में। ये जंग किस किस के दरमियान में होती है? एक साइड पे महमूद गजनवी है, और दूसरी साइड पे राजा जयपाल का बेटा आनंदपाल, आनंदपाल, और इसका साथ दिया था भीम
सीन में। ये याद रखना है कि 1021 में जो है ये लाहौर को फतह करता है। एक साइड पे क्या होता है, एक साइड पे आनंदपाल और भीम सिंह जो है इसका साथ देता है और ये लाहौर को क्या करता है, फतह कर लेता है। कब करता है, 1021 में। अब ज्यादा अहम जो है ये गुजरात है। गुजरात को कब इसने फतह किया, तो 1026 में। और ये याद रखना है इसका ये 17वां जो है वो इसका हमला कौन सा था, यही था कि इसने गुजरात को जो है वो फतह कब किया, 1026 में किया। अब गुजरात की फतह अहम इस वजह से है क्योंकि गुजरात में एक मंदिर था। क्या था, मंदिर। उस मंदिर का नाम जो है वो सोमनाथ, सोमनाथ का मंदिर कहा जाता है। अब इस सोमनाथ का जो मंदिर था वहां पे एक भगवान था। क्या था, भगवान। उस भगवान का नाम क्या था, शिवाजी, शिवा जी। 1026 में ये गुजरात पर हमला करता है। कहाँ पे हमला करता है, मंदिर। वहां पे मंदिर जो था उस मंदिर का नाम क्या है, इस गुजरात में एक मंदिर था, उस मंदिर का नाम क्या था, सोमनाथ का मंदिर। वहां पे एक भगवान था जिसको क्या कहते थे, शिवाजी। और ये शिवाजी है ये मंदिर में इस तरह थे कि ये हवा में मुअल्लक थे। तो इसको उनका ये था, हिंदुओं का कहना कि इसको जो है फतह नहीं किया जा सकता। तो इसको किसी ने बताया कि सामने वाली जो दीवार है उसको क्या कर दे, गिरा दे। तो इसने उस दीवार को गिराया तो जो शिवाजी था या उनका भगवान था वो नीचे गिर गया। जब नीचे गिरा तो उसमें सोना, चांदी और बहुत सारा माल निकला था। तो उसमें जो सबसे अहम चीज जो थी वो क्या थी, वो ब्लू डायमंड निकला था जिसको कोहेनूर कहा जाता है, कोहेनूर हीरा। ठीक है, कोहेनूर हीरा कहाँ से निकला था, इस सोमनाथ के मंदिर से निकला था, शिवाजी के नीचे से। तो इसने कोहेनूर हीरा और बहुत सारा सोना चांदी लेकर ये गुजरात से दोबारा कहाँ पे आ जाता है, गजनी में आ जाता है। और ये फिर 1030 में ये क्या करता है, वफात पा जाता है। अब हम इसके टाइटल्स की बात कर लेते हैं। तो उससे पहले एक दफ़ा रिपीट कर लूँ, 1021 में इसने लाहौर को फतह किया। किसको शिकस्त दी, आनंदपाल और भीमसेन को। 1026 में ये गुजरात को फतह करता है। ये इसका 17वां हमला होता है। तो वहाँ पे एक मंदिर होता है जिसे क्या कहते हैं, सोमनाथ का मंदिर। वहाँ पे एक भगवान है जिसका नाम क्या था, शिवाजी। उसको जब गिराया गया तो वहां से क्या निकला था, कोहेनूर हीरा निकला था। तो ये कोहेनूर हीरा और बहुत सारा सोना चांदी लेकर गुजरात से कहाँ पे आ गया, गजनी में दोबारा वापस आ जाता है। और 1030 में ये क्या करता है, वफात पा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके टाइटल्स की, कि महमूद गजनवी जो था उसके टाइटल्स क्या क्या हैं। तो महमूद गजनवी जो है उसका टाइटल, पहला टाइटल जो है इसको यमनुद्दौला, यमनुद्दौला कहा जाता है। और ये वाला जो टाइटल यमनुद्दौला था ये किसने इसको दिया था, अब्बासियों ने। जो हमने पिछले लेक्चर में अब्बासी दौरे हुकूमत की बात की है, तो अब्बासी जो थे उन्होंने इसे यमनुद्दौला का क्या किया, टाइटल दिया। अब बात करते हैं दूसरे टाइटल की, इसको हम आइडल ब्रेकर भी कहते हैं। आइडल ब्रेकर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बुत शिकन था। इसने क्या किया था, बुत गिराए थे। इस वजह से इसको आइडल ब्रेकर भी कहा जाता है। ये पेपर में सवाल पूछा गया है कि आइडल ब्रेकर कौन था, वो महमूद गजनवी था क्योंकि ये बुत शिकन था। और तीसरा इसका जो टाइटल है वो किडनैपर है, किडनैपर, किडनैपर ऑफ स्कॉलर्स, किडनैपर ऑफ स्कॉलर्स।
इसको किडनैपर ऑफ स्कॉलर्स क्यों कहा जाता है? इस वजह से कहते हैं कि क्योंकि कोई भी स्कॉलर इसके खिलाफ लिखता था या इसके अपोजिट जाता था तो ये इसको क्या करता था, अठवा लेता था। इस वजह से इसको किडनैपर ऑफ स्कॉलर्स भी कहा जाता है। इसके 3 टाइटल्स याद कर लेने, यमनुद्दौला अब्बासियों ने दिया, आइडल ब्रेकर और किडनैपर ऑफ स्कॉलर्स भी जो है इसको कहा जाता है। ये 3 जो थे इसके टाइटल थे। अब इसमें अहम सवाल जो है वो हम देखते हैं कि इसके दौरे हुकूमत में बरे-सगीर में कौन-कौन आया था? तो इसके दौरे हुकूमत में जो है वो बरे-सगीर में जो थे आया था अबू रेहान अल-बरूनी। ठीक है, अबू रेहान अल-बरूनी जो है वो इस दौर में जो है महमूद गजनवी के दौर में कहाँ पे आया था? बरे-सगीर में आया था। अबू रेहान अल-बरूनी जो था ये कब आया हिंदुस्तान? ये भी याद रखना है, 1017 1017 में ये जो है वो कहाँ पे आता है? बरे-सगीर में आता है। कौन? अबू रेहान अल-बरूनी। अबू रेहान अल-बरूनी 1017 में कहाँ पे आते हैं? बरे-सगीर में आता है। अब इसका कारनामा देखें, इसने जो है वो जमीन का रेडियस निकाला था। इसने जमीन का रेडियस जो है वो कितना निकाला था? 6338, यानी कि 6338 जो है इसने किलोमीटर जो है इसका रेडियस निकाला था। अब मौजूदा, ठीक है, रेडियस जो है वो कितना है, ये भी पेपर में सवाल पूछा गया है। तो मौजूदा रेडियस जो है वो कितना है? 6371। कितना है मौजूदा रेडियस? ये बिल्कुल करीब करीब उसने वैल्यू निकाली थी अल-बरूनी में। जमीन का रेडियस कितना निकाला था, ये भी पेपर में पूछा गया है। ये भी पेपर में पूछा गया है कि मौजूदा रेडियस इसका कितना है। अब कौन सी जगह पे निकाला था वो हम देखते हैं। जेहलम। जेहलम में पिंड दादन खान, पिंड दादन खान, जेहलम पिंड दादन खान। और मुकाम भी याद रखना है, कौन से मुकाम पर? तो नंदना, नंदना के मुकाम पर जो है इसने इसको कैलकुलेट किया था। अबू रेहान अल-बरूनी जो है वो 1017 में कहाँ पे आता है? बरे-सगीर में। कारनामा इसका क्या है? जमीन का रेडियस निकालता है 6338। मौजूदा रेडियस कितना है? 6371। कौन सी जगह पे निकालता है? जेहलम में, पिंड दादन खान, मुकाम कौन सा है? नंदना। और इसी दौर में एक और फारसी फारसी शायर भी यहाँ पे आता है जिसका नाम क्या है? फिरदौसी। कौन? फिरदौसी। फिरदौसी जो है ये कब आता है? 1010 में जो है वो बरे-सगीर में आता है। अब फिरदौसी जो है इसका सवाल पेपर में आया हुआ है। इसका कारनामा क्या था? इसने एक बुक लिखी थी, क्योंकि ये शायर था, इसने बुक लिखी थी। उस बुक का नाम क्या है? शाहनामा। उस बुक का नाम क्या है? शाहनामा। अब ये याद रखना है, जो फिरदौसी ने बुक लिखी थी उसका नाम क्या है? शाहनामा। एक शाहनामा इस्लाम भी है, शाहनामा इस्लाम। अब जो शाहनामा इस्लाम जो है ये हफीज जलंधरी ने लिखी, ये याद रखना है, हफीज जलंधरी। हफीज जलंधरी जो है इस शाहनामा इस्लाम को लिखता है। ये याद रखना है, जो अकेली शाहनामा है ये फरदौसी ने लिखी है, और जो शाहनामा इस्लाम है वो हफीज जलंधरी ने लिखी है। और फरदौसी कब आता है? 1010 में जो है वो बरे-सगीर में आता है। दोबारा मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। अबू रेहान अल-बरूनी 1017 में आता है बरे-सगीर में, और एक फ़ारसी शायर था जिसका नाम क्या था? फ़िरदौसी। वो 1010 में जो है कहाँ पे आता है? बरे-सगीर में। उसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? शाहनामा।
ठीक है, इससे आगे चलते हैं हम। फिर इसके बाद जो है महमूद गजनवी के बाद इसका एक बेटा था जो हुकूमत संभालता है। ठीक है, उसका नाम क्या है? मसूद गजनवी। क्या नाम है उसका? मसूद गजनवी। अब मसूद गजनवी का दौर हुकूमत कब से कब है? 1030 से 1040 जो है ये मसूद गजनवी है। अब इसके दौर हुकूमत में एक सूफी बुजुर्ग जो हैं वो बरसगीर में आते हैं, जिनका नाम क्या है? दाता गंज बख्श। अब दाता गंज बख्श का असल नाम भी याद रखना है, अली बिन उस्मान। ठीक है, मसूद गजनवी के दौरे में हुकूमत में कौन बरसगीर में आता है? दाता गंज बख्श आते हैं। उनका असल नाम क्या था? उनका असल नाम जो है अली बिन उस्मान था। ये बरसगीर में कब आते हैं ये चीज़ भी याद रखनी है। ये 1035 में जो है ये बरसगीर में आते हैं। ये बरसगीर में कब आते हैं? 1035 में आते हैं। और इन्होंने एक किताब भी लिखी है, उस किताब का नाम आपने याद कर लेना, कशफुल मजू। कशफुल मजू। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? कशफुल मजू था। और आखिर में ये याद रखना है कि गजनवी दौर हुकूमत का आखिरी आखिरी हुक्मरान कौन था? तो इनके दौर हुकूमत का आखिरी हुक्मरान जो है वो खुसरो मलिक है। खुसरो मलिक। क्योंकि ये आपने लाजमी याद रखना है कि गजनवी दौर हुकूमत का फाउंडर कौन था और गजनवी दौर हुकूमत का आखिरी हुक्मरान कौन है। तो इस दौर हुकूमत का आखिरी हुक्मरान जो है वो खुसरो मलिक था। एक दफ़ा रिपीट कर दूँ, मसूद गजनवी 1030 से 1040 तक है और इस दौर हुकूमत में दाता गंज बख्श जो हैं वो बरसगीर में आते हैं। उनका असल नाम क्या था? अली बिन उस्मान था। 1035 में जो है वो बरसगीर में आते हैं और उन्होंने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम क्या है? कशफुल माजूब। और इनका आखिरी हुक्मरान जो है गजनवी दौर हुकूमत का वो कौन था? खुसरो मलिक था।